यश भारती हमारे साथ एसपी की तरफ से प्रवक्ता जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सबसे पहले सौरभ दुबे का रुख कर लेते हैं। सौरभ जी, बहुत अच्छी खबर है, बड़ी सुखद खबर है और बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मुबारक दी जानी चाहिए इस सरकार को, जिन्होंने टेम्पल इकोनॉमी के जरिए, रिलीजियस इकोनॉमी के जरिए इतना बड़ा आयोजन किया और साथ ही साथ मुनाफा भी हुआ। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि इस महाकुंभ से, इस जो विश्व के पटल पर इतना बड़ा जो है आस्था का पर्व महाकुंभ लगा, उससे लोगों में आस्था भी बढ़ी और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी। आस्था के साथ अर्थव्यवस्था का बढ़ना ये बताता है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी सोच रही है पूरे महाकुंभ को लेकर के, कि महाकुंभ लगने से जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, प्रयागराज है, बनारस है, भदोही है, मिर्जापुर है, जौनपुर है और भी तमाम क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जितने भी श्रद्धालु पहुंचे, और एक आंकड़ा मैं सामान्य तरीके से इस बात को करूंगा क्योंकि सामान्य तरीके से लोगों को समझ में भी आएगी। देखिए, अगर महाकुंभ में आने वाला व्यक्ति 5,000 रुपए एक व्यक्ति खर्च करता है और हम आंकड़े दे रहे हैं 50 करोड़ लोग वहां पर जो है मौजूद हो चुके हैं, अब तक स्नान कर चुके हैं। मैं कह रहा हूं 50 करोड़ नहीं, अगर आप 40 करोड़ का भी आंकड़ा ले लीजिए तो 40 करोड़ के आंकड़े के हिसाब से 4 5 चौके 20, यानी 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ जो है वो वहां की अर्थव्यवस्था में जो है उतने पैसे शामिल हुए। तो ये तो साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और ये इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति जो महाकुंभ के अंदर आया हो वो मिनिमम 5,000 रुपए तो खर्च किया ही, निश्चित रूप से किया होगा। तो इसके आधार पर जो अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया जा रहा है वो भी मैं कम बता रहा हूं। देखिए, और जो मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं 4 लाख करोड़ पार करने का, वो अनुमान सही है क्योंकि वो 50 के हिसाब से उन्होंने जो है वो इसकी गणना की है और 50 के हिसाब से जब आप करेंगे तो वही गणना निकल के आएगी। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पूरे प्रयागराज में एयरपोर्ट का क्षेत्र हो, रेलवे स्टेशन का क्षेत्र हो, जिस प्रकार से शौचालयों का वहां पर निर्माण हुआ, सड़कों पे अच्छी सारी लाइटें लगी, वहां पर निर्माण हुआ, और साथ ही साथ जो है वहां पर जब जहां रोडें बनी, जहां अच्छे रेलवे स्टेशन व्यवस्थाएं बनी, वहां लोगों को दुकानें भी मिली। बिल्कुल, कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ का ही कह सकते हैं कि महाकुंभ के आयोजन से सिर्फ महाकुंभ का ही विकास नहीं हुआ है, बल्कि आसपास के शहरों का, साथ ही साथ लोगों का, चाहे वो ई रिक्शा चलाते हैं, चाहे वो रिक्शा चलाते हैं। बनारस आप चले जाइए, मिर्जापुर चले जाइए, पैर रखने की जगह नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत फायदा मिला है, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला है। अब आने वाले दिनों में देखिए, अगर इसी तरह से आगे बढ़ती रही हमारी टेम्पल इकोनॉमी, तो ये जो हमारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो होटल मैनेजमेंट का सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर हो, जो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे थे, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। यश भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2013 में आपकी सरकार में भी महाकुंभ हुआ था, लेकिन आज आपको लग रहा है कि उस वक्त भी ऐसा हो सकता था, या फिर आज जो करोड़ों का मुनाफा हम दिखा रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, उसको देखकर आपको कोई सीख मिल रही है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है तो हमें भी बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं? देखिए, ईश्वर ना करे कि किसी भी सरकार में ऐसा हो जिसका ढोल डगूरा आप लोग पीटना चाह रहे हैं। जिस तरीके से लोग कुचले हैं, जिस तरीके से लोग जाम में परेशान हुए हैं, 100 करोड़ लोगों के आमंत्रण की बात थी और आप ही के आंकड़ों को मान ले कि 50 करोड़ में उस व्यवस्था ने दम तोड़ दिया हो, तो कम से कम ऐसे आयोजन तो नहीं होना चाहिए जहां बच्चे, बहनें, अगर मैं आपको आंकड़ों की बात, आंकड़ों के लिहाज से समझाऊं, 1 मिनट, 2013 की मैंने बात की ना सर, मेरे पास सर, मैं भी थोड़ा पढ़ाई करके आई हूँ, आप सुन लीजिए। 2013 में आजम खान को आपने महाकुंभ में आपने इंचार्ज बनाया था, ठीक है। भगदड़ तब भी मची थी जिसमें आपने बता दिया कि भिखारियों की जान चली गई, और उस वक्त भी आरएसएस की तरफ से क्वेश्चन उठाया गया था। ये मैं न्यूज़पेपर का ही एक नोट जो है वो पहुंची थी 2 दिनों तक, प्रशासन नहीं पहुंचा था उस वक्त, प्रशासन नहीं पहुंचा था, और साथ ही साथ 37 लाइव्स आपने कहा था कि 37 भिखारियों की जान चली गई, जो कि उसके बाद तस्वीरें आई और जो लाशें थी उन पर गहने थे। तो भिखारियों के पास गहने कहां से आए, ये पहला सवाल तो यही बन जाता है। खैर, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ऐसा हुआ, ऐसा तो आपके उसमें भी हुआ, लेकिन जो हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, वो भी तो देखिए ना। 50 करोड़ लोगों को बोलने के लिए नहीं बुलाया, सुनने। अच्छा, चलिए बोलिए। इसीलिए सौरभ जी भी मेरे बीच में बोलेंगे, आप भी बोलेंगी, और मेरी बात नहीं मुझे बोलने। अच्छा, ठीक है, बोलिए। मुझे बोलना ही नहीं है तो फिर नमस्ते सर, बोलिए। नहीं, फिर नमस्ते बेहतर है ना।
आप पढ़े लिख कर क्या, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं। सर बोलिए बोलिए। नहीं फिर सौरभ जी बोले, सौरभ जी होते कौन है मेरे बीच में? नहीं बोल रहे, सौरभ जी को भी हमने बुलाया है। सौरभ, आमंत्रित करें तो वो यश बोले जी बीच अपनी में। बात, यश जी आप अपनी बात तो मेरे रखिए। बीच में बोलने के लिए नहीं बुलाया है। अरे तो रखिए ना अपनी बात सर। बोलने के लिए नहीं बुलाया है, जो मुझे वो, तो आप मेरे बीच में ना बोले। ये जो आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसा गणित है? अभी भारत की जनसंख्या 1.5 करोड़ नहीं हुई है, आप कह रहे हैं 50 करोड़ लोग आ गए, यानी इस देश का हर तीसरा नागरिक महाकुंभ में डुबकी लगा चुका है। सर देश का नहीं, विदेश से भी आ रहे हैं, ये चीजें हमने, सर ये हम अपने ईसाइयों की, मुस्लिमों की गणना नहीं करी है। नहीं, आपने कहा पढ़ लिख कर आप आई, मैं भी पढ़ाई लिखाई की तो बात कर रहा हूँ, सुन सर, लीजिए, बेहतर लगेगा आपको आंकड़ा। सर कितनी जनसंख्या है देश की? बेहतर लगेगा आंकड़ा। अरे फिर वही आपने फिर सर कितनी जनसंख्या है देश की? फिर वही बोल रहा हूँ, आप मेरी फोटो खींच लीजिए, आप मेरी फोटो खींच लीजिए और आप और सौरभ जी बोलिए, मैं सुनने का बेहतर काम कर सकता हूँ। क्योंकि सर एक सेकंड, सर मैं आपसे एक मिनट बोलना है। सर अगर टाइम बोलेंगे, जो आपका पैकेज बना हुआ है, पैकेज तो कोई चलाया नहीं सर। एक सेकंड, आपने, आपकी जब सरकार थी, एक सेकंड सर, 2016 की बात कर रही हूँ, 2016 में उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव लेड द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ अ मुगल म्यूजियम, अ स्ट्रीट कैफेटेरिया, एन आगरा हेरिटेज सेंटर एंड अ ताजमहल ओरिएंटेशन सेंटर हियर ऑन ट्यूसडे। जो उस वक्त की बात आ रही हूँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम या फिर विशेष समुदाय या मुगलों की जो इमारतें हैं उनको संरक्षण देने के लिए काम किया है आपकी सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप इससे भी गुरेज मत कीजिए कि इस सरकार की तरफ। हाँ बोलिए। बोलने देंगे, अभी भी आप ही बोलेंगे। बोलिए बोलिए, क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। सर आप मुद्दे पे आ ही नहीं रहे, आप मुद्दे पे आ ही नहीं रहे, आप मुद्दे पे आ ही नहीं रहे। अरे मैं मुद्दे पे आऊं या ना हूं, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। अच्छा, आप उसके बाद उसमें बात कर दीजिएगा, विश्लेषण कर ले, उसमें आप अपनी राय रख दीजिएगा। कुंभ में जो आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, तो कर लीजिए ना कुंभ पे आंकड़े। जो मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, कुंभ के अंदर जो पानी की टंकी लगी है, सर मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है सर, आप अभी यहाँ की बात कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, कुंभ की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप फिर रोक रहे हैं मुझे। अरे सर तो ठीक बात करेंगे तो बात करेंगे ना। मोहन यादव ने 200 एकड़ जमीन हड़प ली कुंभ क्षेत्र की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमें ऐसा कोई कुंभ आयोजन नहीं करना जहां जमीन हड़प ली जाए। एक मिनट आप पहले दूसरा सुनिए, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे, अखंड का रुख करते हैं। अखंड हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अखंड, आज मैं जो पढ़ रही थी, टेम्पल इकोनॉमी के जरिए बहुत ज्यादा फायदा मिला है भारतीय अर्थव्यवस्था को, और ये टेम्पल इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में जब से, और इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, जब से ये सेंटर में गवर्नमेंट आई है बीजेपी की या फिर योगी सरकार आई है, तब से ये टेम्पल इकोनॉमी बड़ी है। चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर ले लीजिए, चाहे आप मथुरा का मंदिर ले लीजिए, चाहे आप तमाम मंदिर ले लीजिए, ये जो हेरिटेज वाली चीजें हैं वो दोबारा उनको विकसित किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसकी वजह से टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है किसी भी प्रदेश की, तो इसमें गलत क्या है? और महाकुंभ से बिजनेस हुआ है, प्रयागराज की तस्वीर बदली है, लोगों को व्यवसाय मिले हैं, और आने वाले दिनों में कई सेक्टर्स हैं जो विकास करेंगे। बिल्कुल सही है। और अगर हम महाकुंभ को छोड़ भी देते हैं तो भी अगर हम बात करते हैं, महाकुंभ से एक अलग तरीके की अर्थव्यवस्था डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात कर लेते हैं तो पिछले कुछ सालों में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जो तब्दीली आई है, जो आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़ों की बाबत भी अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल सच है कि पहले भी इस देश में अर्थव्यवस्था को, पर्यटन को, इन सारी चीजों को धर्म से अलग करके नहीं देखा जा सकता था। अर्थव्यवस्था में जो योगदान पर्यटन का है और पर्यटन में जो योगदान धार्मिक स्थलों का है, उसको अलग करके अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी कम सहनती आपकी समझ में आएगी, आपको ये समझ में आएगा कि आप शायद अर्थव्यवस्था को कम समझ रहे हैं। तो ये अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये तो बिल्कुल समझने की जरूरत है कि हम धर्म की बात जब करते हैं, धार्मिक स्थलों के विकास की बात करते हैं, उनके सुदृढ़ीकरण की बात करते हैं, तो अचानक से फुटफॉलिंग क्यों बढ़ जाती है? क्यों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना और उसके बाद से अचानक जो तब्दीली आई, वो तब्दीली कई गुने ज्यादा बढ़ गई, कई गुना ज्यादा लोग आने लगे, वहां आने लगे। जब जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में,
उसकी बाद से फुटबॉलिंग अचानक से बढ़ने लगी। रोजाना लगभग लाख लोग एवरेज अगर हम देख लेते हैं तो 365 लाख हम एवरेज एक दिन की बात अगर करते हैं, ये आंकड़ा बिल्कुल उससे ज्यादा अखंड है। इसी से जुड़ा एक आंकड़ा मैं बताती हूँ और सौरभ जी आप इस पे रिएक्ट करना। आंकड़ा क्योंकि यश भारती जी अब चले गए हैं, वो आंकड़ों की बात कर रहे थे। ये आंकड़ा जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का डेटा है। रिलीजियस टूरिज्म विटनेस्ड 1439 मिलियन टूरिस्ट इन 2022 and the places of religious tourism earned 1.34 lakh crores the same year. The sector is expected to generate a revenue to 59 billions by 2028, creating 140 million temporary and permanent jobs by 2030. यानी कि 1.34 लाख करोड़ का मुनाफा जो है हो गया है। ये तो टूरिज्म के आंकड़े हैं ना, ये हमारे आंकड़े थोड़े ना है। बिल्कुल, देखिए जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, पार्टी कोई भी हो। देखिए लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक रेल के अंदर एक व्यवस्था लगाई थी, 2 सीटों के बीच में एक सीट, तीसरी सीट की जो है उन्होंने खोज की थी। उसकी सराहना सब लोग करते हैं, वो जैसा भी उनका व्यक्तित्व रहा हो, लेकिन उन्होंने रेलवे में उससे काफी फायदा हुआ तो हम उसको स्वीकार करते हैं। उसी तरह से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जब राम मंदिर बना, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि सरकारी पैसे से नहीं हुआ था, वो चंदे से बनाया गया मंदिर था, लेकिन उस मंदिर के साथ साथ जितने निर्माण हुए आसपास के, अगर आप अयोध्या निश्चित रूप से तमन्ना जी आप गई होंगी, वहां की आपने सड़कें देखी होंगी, एयरपोर्ट जो वहां पर इतना भव्य बना हुआ है, जो वहां पर रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई देती है, जो वहां पर सरयू के किनारे पूरे जो है प्रांगण बने हुए हैं। मैं 3 बार जा चुका हूं राम मंदिर, मुझे सौभाग्य मिला है हनुमानगढ़ी से लेकर के राम मंदिर के बीच में। और विश्वास करिए जब मैं दुकानों पे, छोटी छोटी जो दुकानें हैं उनके पास जाता हूं तो उनसे पूछता हूं तो कहते हैं भैया हम तो धन्य हो गए, इस राम मंदिर की वजह से हमारी महीने की कमाई 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक उनकी कमाई है। छोटी छोटी जो रेडियो पे चाय बेच रहे हैं, पूड़ी बेच रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसको आप नजरअंदाज हम कर ही नहीं सकते। और ये आंकड़ों में दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि 1,35,000 करोड़ का अगर जो है टूरिज्म सेक्टर में फायदा हुआ है 2022 के बाद, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही हम प्रयागराज के लिए कह रहे हैं भाई, जहां पर भीड़ होगी बिजनेस वहीं पे होता है। और सौरभ ये अब जो तमाम चीजें हुई हैं ये रातों रात तो हुई नहीं है, इसके लिए एक बिल्कुल प्लान्ड वे में किया गया है। आपको अगर याद हो तो स्वदेश दर्शन स्कीम जो है 2014-2015 में चलाई गई, ये मिनिस्ट्री टूरिज्म विभाग की तरफ से ही चलाई गई है। और इसका जो मेन फोकस है वो यही है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना, जो मंदिर है उनको रेनोवेट करना, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको रेनोवेट करना, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना, सड़कों की मरम्मत करना, साफ सफाई करना, यानी कि बहुमुखी विकास उन क्षेत्रों का जहां पर स्पिरिचुअलिटी या फिर कह सकता है कि जो अध्यात्म से जुड़ी हुई जगह है। तो ये रातों रात नहीं किया गया है, ये प्लान्ड वे में किया गया है। देखिए अगर आप पश्चिमी क्षेत्र में उठा के देखेंगे, मथुरा वृंदावन के आसपास का क्षेत्र, वहां पर योगी आदित्यनाथ जी जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको कहते हैं ब्रजरज कमेटी। ब्रजरज कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं वो पूर्व डीआईजी हैं मिश्रा जी। तो उस कमेटी को कार्य क्या दिया गया? उस कमेटी को कार्य ये दिया गया है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो जितने हमारे टेम्पल हैं, मंदिर हैं और छोटे छोटे घाट हैं, स्नान घाट हैं, उनके निर्माण में जो भव्यता लाने का काम है वो इस कमेटी के पास है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो कॉरिडोर बना है, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि के पास हो, वृंदावन के पास हो, मैं तो गया था, मुझे वहां पे एडीएम साहब गए थे दिखाने के लिए, सूरदास के ऊपर, सूरदास को लेकर के उन्होंने इतना भव्य वहां पर जो है निर्माण किया हुआ है, उनकी जो जहां पर वो रहते थे उस पेड़ के नीचे। तो इस तरह से पूरा डेवलपमेंट हुआ कि वहां पर टूरिस्ट लोग आएंगे, और टूरिस्ट लोग आएंगे तो अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी जो पौराणिक कथाओं के अनुसार जितने हमारे यहाँ महाकवि थे, महानुभाव लोग थे, उनको देखेंगे, उनको जानेंगे, उनके विषयों को। और साथ ही साथ डिजिटल के माध्यम से जो लगातार एक डिजिटलाइजेशन की हम बात छोड़ रहे हैं, पूरा डिजिटलाइजेशन, क्योंकि इस महाकुंभ में आप गए होंगी तो आपने देखा होगा कि डिजिटल केंद्र लगा हुआ था जहाँ पे मीडिया सेंटर बना था सेक्टर 2 की तरफ। वहां सेक्टर 2 में जो डिजिटल केंद्र था उसके अंदर भी इस पूरी भव्यता को दिखाया गया था। तो ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से ब्रजरज कमेटी के बाद दूसरी कमेटी जिस महाकुंभ में कैबिनेट में मीटिंग में निर्णय लिया गया,
जो कैबिनेट की मीटिंग इस महाकुंभ संगम की धरती पर हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि अयोध्या, मिर्जापुर, भदोही, बनारस और प्रयागराज, इनको मिलाकर के एक कमेटी बनाई जाएगी और जितने भी आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो मंदिर हैं, टेम्पल हैं, घाट हैं, उनको भव्यता लाना और वहां पर उसको टूरिज्म सेक्टर की ओर बढ़ावा देना। हालांकि मेरा मानना है कि प्रयागराज आज इतना बड़ा नाम हो गया है विश्व के पटल पर। अभी मेरे मित्र का सुबह सुबह मैसेज आया, वो कुवैत से आए हुए थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सौरभ जी, हमने संगम में डुबकी लगाई, हम धन्य हुए, वो एयरपोर्ट पे बैठे हैं प्रयागराज के और कुवैत वापस जा रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोग हैं, हम भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, कई लोग हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं और देश की क्या बात करें, विदेश से भी आ रहे हैं। और देखिए, अगर देश का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर किसी भी राज्य का नाम सामने आ रहा है तो इसमें गलत ही क्या है, इसमें तो अच्छी बात है और अच्छी चीजों के लिए आ रहा है। अखंड, आपका रुख करूंगी। अखंड, जिसे हम कह रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म या फिर जिसे टेम्पल इकोनॉमी भी कहा जाता है सरल शब्दों में, ये कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रभाव डाल रही है, रोल है उसका, बहुत बड़ा रोल है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को भी बढ़ावा तो दे ही रही है। बिल्कुल, सनातन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, जाहिर बात है, धर्म से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और धर्म से जुड़ा हुआ क्षेत्र, वो जो टेम्पल इकोनॉमी की बात आप कर रही हैं, उसको समझने की जरूरत है। हम सिर्फ एक ही चीज नहीं जोड़ते हैं, हम एक चीज से जोड़ते हुए, हम धर्म से जब जोड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसके साथ आ जाती हैं, उसके अवयव के तौर पर, उसके कंपोनेंट्स के तौर पर। जब ये कंपोनेंट्स मिलते हैं, उनमें अर्थव्यवस्था हो जाती है, उसमें आध्यात्म हो जाता है, उसमें टूरिज्म आ जाता है, उसमें लोकल जो मार्केटिंग है वो हो जाती है। बहुत सारी ओडीओपी जो यूपी गवर्नमेंट की एक योजना है, उसके जरिए इतना बड़ा, इतनी मजबूती आई है। जो कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, अब सोचिए एक संगम के आयोजन से जो दोने पत्तल, यहाँ पे एक बड़ा मैसेज और दिया योगी सरकार ने कि हम इको फ्रेंडली टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे और ये जो आयोजन होगा, महाकुंभ होगा, ये इको फ्रेंडली ग्रीन क्लीन एंड ग्रीन महाकुंभ होगा। इस क्लीन एंड ग्रीन महाकुंभ में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। अब प्लास्टिक के बैन होते ही जितने भी डिस्पोजेबल चीजें आने वाली थी जो प्लास्टिक की होती, वो सारी चीजें खत्म कर दी गई। न प्लास्टिक की बोतलें थी, न प्लास्टिक के गिलास, कप, ये सारी चीजें नहीं थी। अब उनकी जगह किनको रोजगार मिला? देखिए रोजगार कैसे बढ़ जाता है अचानक से। वो लोग जो दोने पत्तल बना के, जो प्राकृतिक चीजों से जो तैयार करते हैं सामान, उनको रोजगार भी मिला, उनकी सामान की बिक्री भी बढ़ी और सबसे बड़ी चीज जो क्लीन एंड ग्रीन महाकुंभ की बात की जा रही थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान भी हो गया और मैसेज गया, वो वैश्विक मैसेज गया। तो एक साथ कई सारी चीजें अगर धर्म से जुड़ती हैं और आस्था से जुड़ती हैं और उसमें थोड़ी सी प्लानिंग के साथ अगर की जाए, पहले भी सरकारें करती थी, पहले भी लोग, पहले भी एशियंट अगर दौर की बात करें या मिडिवल दौर की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही सब कुछ होता था और मंदिरों को एक विशेष स्थान दिया जाता था। वहां पर जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते थे वो मंदिर में ही संपन्न होते थे। उसके बाद मुगल आए, ये तमाम चीजें खत्म हो गई, अब दोबारा से रिवाइव हो रही हैं। तो ये तो अच्छी बात है और अच्छी खबर है भारतीयों के लिए। क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और उन लोगों के लिए या फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैं बता दूं कि जो आप कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इससे कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसा महाकुंभ होना ही नहीं चाहिए, तो जो भी ये टेम्पल इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, उस टेम्पल इकोनॉमी के जरिए देखिए उज्जैन की बात करें जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल कहा जाता है, 5th लार्जेस्ट सिटी वेलकम्ड ओवर 5 करोड़ 28 लाख टूरिस्ट इन 2023। ये ताजा आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ना ही इंडिया डेली के, ये टूरिज्म विभाग के आंकड़े हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर completed 3 years and witnessed a significant results, 19.13 crores 13 crores of visitors in 3 years as per data, जो अब का ताजा डेटा है। तो सर ये तमाम वो चीजें हैं जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, यूपी की राज्य सरकार कह दूं या फिर मैंने एमपी की भी बात की, ये तमाम उनके सहयोग से हो रही हैं और आगे आने वाले दिनों में हम यही देखना चाहेंगे और हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज का ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आपकी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, आपके होटल मैनेजमेंट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, आपका जो हथकरघा विभाग होता है उसको बढ़ावा मिलेगा, तमाम चीजों को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें क्यों आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज को? छोटे वेंडर्स, उनके लिए बहुत फायदा है। सौरभ आपसे सवाल। देखिए आप तो इस बात को कह रही हैं, मैं तो प्रैक्टिकल गवाह हूं। मेरे कुछ मित्र आए हुए थे केरला से, वो केरला से आए और इन्होंने कूल्हड़ वाली चाय पी। कूल्हड़ वाली चाय पी करके उनको इतना आनंद आया कि उन्होंने कहा सौरभ भाई ये कैसे बनती है, कूल्हड़ कैसे बनता है, ये कितने का मिलता है?
तो मैंने उनको बताया कि भाई इसका 1 रुपए के आसपास का जो है, 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 60 पैसे कूलर का था। उन्होंने कहा भाई 2 लाख का ऑर्डर मिल जाएगा मुझे, मैं केरला में 2 लाख जो है कूलर चाहता हूँ। तो हमने कहा बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिल जाएगा। हमने वहीं पर वो जो कूलर में चाय बेच रहे थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो है पीछे के लोग जो है वो बनाते हैं। पीछे के लोगों से जब फोन पे बात हुई तो पता चला कि वो सप्लायर है, उनके पीछे के लोग बना रहे हैं। मतलब आप देखिए कि एक कूलर से कितने लोगों का रोजगार, कितने लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। अब अगर 2 लाख कूलर बन करके केरला में जाता है तो निश्चित रूप से वो तीनों जो मीडिएटर भी हैं, जो दुकान भी लगा के कूलर बेच रहा है, वो है, इन तीनों को जो है रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल सौरभ, और ये एक उदाहरण आपने पेश किया, ना जाने ऐसे कितने उदाहरण होंगे। और अगर भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है इससे, तो इसमें गलत ही क्या है, इसमें क्यों आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अखंड आपका भी, सौरभ आपका भी।